अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। बाप से निगाहें बचाकर वो तेज़ी से ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ी, भाई के कमरे में दाखिल हुई। वो नींद के मज़े लूट रहा था। नाइमा ने झुककर पहले चादर खींची, फिर बुरी तरह से समर को झंझोड़ा, मगर वो भी एक ढीठ बना। मुंह से ऊँ आ निकालने के बाद करवट बदल कर दोबारा सो गया। पहले तो वो कमर पर हाथ रखकर उसे घूरती रही, फिर दूसरी तरफ से जाकर तकिया खींच लिया, मगर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही सोता रहा। तौबा है, भाई को जगाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, वो होठ काटते हुए बड़बड़ाई। एक बार फिर कोशिश की। सोने दो यार। समर ने आंख बंद किए किए उसे झिड़का और तकिए से मुंह छुपा लिया। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, अभी मज़ा चखाती हूँ। पास पड़े पानी से भरा जग को देखकर नाइमा की आंखें चमकी। ओहो, सैलाब आ गया, वो बोलता हुआ एकदम हड़बड़ा कर बैठ गया। नाइमा की किलकिल करती हंसी ने उसे आग लगा गई। क्या है? उसने फाड़काने वाले अंदाज में सवाल किया। भाई, सेरी में बहुत कम टाइम रह गया है, जल्दी से नीचे आ जाएं, नाइमा ने बताया। क्या मुसीबत है? इतनी अच्छी नींद आ रही थी, चलो भागो यहाँ से। वो दोबारा लेटने का इरादा करने लगा। नाइमा ने कंधा हिलाया। रोज़ा नहीं रखना है क्या? उसने भी गुस्से से पूछा। अरे बाबा, बगैर सेरी के रोज़ा रख लूँगा। समर ने बंद होती आंखों से बहन को देखा और हाथ जोड़ दिए। ठीक है, मैं डैडी को बता देती हूँ, उन्होंने ही आपको बुलवाया है। उसने बिला वजह की धमकी दी और वापस ही पलट गई। पाप के नाम से दोनों आंखें खुल गई। चिढ़कर सोचा, एक तो सब मुझे डैड की धमकी देकर खुश होते रहते हैं। ए निम्मो, सुनो तो, मैं तो मजाक कर रहा था, वज़ू करके अभी आया। लहजे में मिठास टपकने लगी। बहन को पीछे से आवाज़ लगाई। ओके बॉस, उसने हंसते हुए कहा और बाहर निकल गई। चल बेटा समर, टाइम पर नीचे पहुंच जा, वरना एक बार फिर सबके सामने बेइज्जती उठानी पड़ेगी और उस बंदरिया के दांत निकल पड़ेंगे। बड़ी शराफत से बिस्तर से नीचे कदम उतारे और सोचता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो अपने लंबे गीले बालों को टोपी में छुपाता हुआ बड़े हॉल में दाखिल हुआ तो चाचू चाची सब बैठ चुके थे, साथ ही सहरी शुरू हो चुकी थी। नसरीन ने कई सालों से ये तरीका अपनाया था कि पहली सहरी वो बराबर में रहने वाले अपने देवर निहाल के बगैर नहीं करती थी। जानती थी कि जमाल को भी ऐसे मौके पर खुशी से फूले नहीं समाते थे। ओह, मेरे अलावा यहाँ सब पहुँच चुके हैं। उसने एक नज़र डाली और बाप की निगाहों से बचता उस तरफ बढ़ गया जहाँ सारे कज़न मिलकर बैठे हुए थे। कितना वक्त बाकी है? समर ने सामने बैठी मारवी को तिरछी नज़रों से देखते हुए सवाल पूछा। जी बेटा, आपके इंतज़ार में रुका हुआ है। उम्मीद के खिलाफ जवाब जमाल साहब की तरफ से आया। क्या डैड? वो एकदम हड़बड़ा गया। सहरी का वक्त और क्या? उनके तंज पर उसका हाथ पराठे की तरफ बढ़ता रुक गया। एक कहका गूंजा जिसमें सबसे ऊंची आवाज़ मारवी की थी। उसने दांत किचकिचा कर उसे घूरा। बेटा तुम शुरू करो, टाइम बहुत कम रह गया है। निहाल ने सबको आंखें दिखाई और भतीजे को नर्म लहजे में बताया। कैसा अजीब सा हुलिया बना रखा है। जमाल ने बेटे के लंबे बालों, हाथों में पहने कड़े और गले की जंजीर को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। हालांकि वो इस हालत में भी लाखों में एक दिखता था। जमाल साहब का ख़राब मूड देखकर सब हंसी मजाक भूलकर सर झुकाकर खामोशी से सहरी करने में जुट गए। रमला और नसरीन आखिरी पराठा और दही का प्याला लेकर हॉल में दाखिल हुई
तो उनको समर के बराबर में खाली जगह मिली। दोनों वहीं बैठ गईं। भाभी, मारवी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा, रमला ने जेठानी से धीरे से कहा, मगर पास बैठे समर के कान खड़े हो गए। हाँ क्यों नहीं, नसरीन ने निवाले मुंह में रखते हुए बेख्याली में सर हिलाया। वैसे एक दो से मैंने भी कह रखा है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। रमला ने चाय का घूंट भरा और उन्हें गौर से देखा। चलो ये तो अच्छी बात है। नसरीन जाने किन ख्यालों में गुम थी, सर हिलाकर बोली। समर की सहरी मुश्किल हो गई। बेदिली से दही चमचे से खाने लगा। यहाँ तो बहुत गर्मी है, चलो बालकनी में चलते हैं, नसरीन ने कुछ सोचकर खड़े होते हुए कहा। ये ठीक है, नमाज भी वहीं अदा कर लेंगे। रमला कुछ मायूस सी उनके पीछे उठ खड़ी हुई। प्लेट उठा लूं? मारवी जो नायमा के साथ मिलकर दस्तरखान समेट रही थी उसके करीब आकर पूछा। हाँ। उसने लम्हा भर मारवी को दिल लगा कर देखा और उठ खड़ा हुआ। कमाल है, कुछ भी नहीं खाया, सब ऐसे ही पड़ा है। मारवी को हैरत ने आ घेरा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना वजह झुल्लाया। इसे अचानक क्या हो गया? मारवी ने दस्तरखान लपेटते हुए मुड़कर समर को देखा, जो मस्जिद जाने के लिए बाहर निकल रहा था। बस खाला, क्या बताऊं, आजकल अच्छे लड़कों का अकाल पड़ गया है, रमला ने बेबस लहजे में कहा। अब ऐसी भी बात नहीं, तुम कोशिश तो करो, मारवी लाखों में एक है, खाला वजीरा ने पुरउम्मीद लहजे में तसल्ली दी। ये बात तो है, मगर आने वाली ज़िंदगी में लड़की की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी किस्मत काम करती है, रमला ने एक पते की बात की। ओफो रमला बेटी, तुम तो बहुत ही मायूस हो रही हो, अल्लाह पर यकीन रखो, वजीरा ने भांजी को तसल्ली दी। हाँ खाला, आपने सच कहा, इस बरकत वाले महीने में बस यही एक दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब जल्द से जल्द खोल दे। रमला ने सर हिलाकर दुआ की। आमीन, खाला ने ज़ोर से कहा। खाला, कोई अच्छा घराना हो तो आप भी नज़र में रखिएगा, रमला ने उनके कान में बात डाल दी। क्यों नहीं, वैसे एक बात मेरे जहन में आई है, खाला ने कुछ सोचकर कहा। हाँ कहें, ऐसी क्या बात है? रमला ने सर हिलाया। ये तुम्हारी जेठानी का बेटा कितना पढ़ा लिखा है और काबिल है, शक्ल सूरत भी शहजादों से कम नहीं, फिर बाहर क्यों रिश्ता ढूंढती फिर रही हो? क्या तुम लोगों में आपस में अनबन है क्या? खाला वजीरा के लहजे में हमदर्दी समेट आई। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, बड़ी भाभी तो लाखों में एक है, मगर अच्छा नहीं लगता कि मैं लड़की वाली होकर ये बात अपने मुंह से निकालूं। कभी बचपन में मेरी सास ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर अब कई सालों से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, तो मैं भी चुप हो गई। रमला ने असल बात गोल कर दी कि वो नसरीन के सामने ये बात निकाल चुकी है, मगर वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। हाँ भाई, अब खून के रिश्ते में वो बात ही कहाँ रही, खाला ने अपनी समझ के मुताबिक फ़लसफ़ा झाड़ा। वैसे एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, मारवी और समर में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों में एक लम्हे को भी नहीं बनती, दोनों हर वक्त एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं। इन हालात में शादी हो भी जाए तो शायद गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रमला ने ठंडी आह भरी। हाँ बेटा, ये तो है, हमारा वक्त अच्छा था, माँ बाप ने जहाँ भी रिश्ता तय कर दिया, हमने ज़बान से उफ भी नहीं निकाला और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दी। मगर आजकल के लड़के लड़कियों को तो वो क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो होनी ज़रूरी है। तौबा भाई, क़यामत की निशानी है। खाला ने फुले फुले गाल पीटने के बाद सर पर अच्छे तरीके से चादर जमाई। वैसे खाला, समर तो मुझे भी बहुत प्यारा है, मगर क्या करे, उसे भी 2 घड़ी मारवी बर्दाश्त नहीं होती। वजीरा की बात पर रमला ने दुखी अंदाज में कहा। चाची, आपको मम्मी बुला रही हैं। अभी रमला की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि पीछे से आने वाली नाइमा की आवाज़ ने उन दोनों को चौंका दिया।
अच्छा बेटा, जाती हूँ। रमला परेशान होकर भारी जिस्म संभालती हुई उठ खड़ी हुई। नाइमा के कानों में कुछ देर पहले होने वाली बातचीत गूंजी। उसने निगाह उठाकर अपनी भोली भाली चाची को देखा। उनका चेहरा उतरा देखकर उसे अफसोस हुआ। उसी वक्त दिल ही दिल में उन दो सरफिरों की नाक में नकेल डालने के लिए एक प्लान तरतीब दे डाली। होठों पर शरारती सी मुस्कुराहट उभरी। भाई, एक काम तो कर दे, नाइमा ने पुरजोश अंदाज में उसके बराबर बैठते हुए कहा। हाँ बोलो। उसका मूड अच्छा था। हाँ में सर हिला दिया। फटाफट चलकर मुझे शॉपिंग करा दें। उसने गोल गोल आंखें नचाई। इस वक्त शॉपिंग? खैरियत? अभी तो ईद में काफ़ी दिन पड़े हैं। वो हैरान हुआ। ईद की शॉपिंग तो पहले ही कर चुकी हूँ मैं। उसने चश्मे से भाई को देखा और दिल ही दिल में बलाइयाँ ली। तो फिर? वो मुस्कुराया। रफ से हुलिये में भी वो बहुत जच रहा था। घर में अचानक से जो फंक्शन होने वाला है, मुझे उसके लिए स्टाइलिश सूट खरीदना है। उसने बेचैनी से पांव हिलाए। अब कौन सा फंक्शन है? वो मुड़कर बहन के चेहरे को देखते हुए बोला। ये एक राज की बात है, निम्मो ने करीब आकर कहा। क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो? सीधी बताओ बात क्या है? समर ने बेदिली से कहा। पहले प्रॉमिस करें, घर में किसी से जिक्र नहीं करेंगे। उसने चालाकी से हाथ आगे किए। कोई छुपाने वाली बात है क्या? वो अचंभे से बहन को देखने लगा। हाँ, अभी सिर्फ चचा चची के बीच बात हुई है। नाइमा ने मासूम सी शक्ल बनाई। जासूस बेगम? फिर तुम्हें कैसे खबर हो गई? समर ने हंसते हुए उसके चश्मे को उंगली से पीछे किया। बात है तो गलत, मगर मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली। वो गोल गोल आंखें घुमाकर बोली। निम्मो, बहुत बुरी बात। समर ने उसको आड़े हाथ लिया। बस इसी बात के लिए नहीं बता रही थी, अब आप सबको बता दोगे। वो बैठ गई। अच्छा प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब जल्दी से मुंह से फूटो। समर सुनने को बेहाल हो रहा था। वो अपनी मारवी की बात पक्की होने वाली है। नाइमा जानकर खिलखिलाई। क्या मतलब मारवी की बात पक्की? वो अपनी जगह छोड़कर बेचैनी से खड़ा हो गया और मुट्ठी भींच कर पूछने लगा। मेरा मतलब है उसका रिश्ता तय पाने वाला है। ज़बरदस्त न्यूज़ है ना? नाइमा ने उसके चेहरे में फैली घबराहट को गौर से देखा और मुस्कुराहट दबाई। किसके नसीब फूट रहे हैं? समर ने खुद को काबू पाते हुए बहन को टटोला। चाची के जानने वालों में कोई है लड़का। नाइमा ने मज़े से बताया। उसकी जान निकली जा रही थी। अच्छा, तभी उस दिन चाची मम्मी से बात कर रही थी। वो सोच में गुम हो गया। फिर चले शॉपिंग पर? नाइमा ने उसे छेड़ा। निम्मो, इस वक्त तो तुम अपने कमरे में जाओ। आई समझ? वो बिना वजह बहन पर चीखा तो वो बुरा माने बिना दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अब क्या करूं? मुंह से कोई बात निकाली तो डैड ही समाज की दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। उसने बालों में उंगलियां फेरी। अब वो बन जाएगी सबसे बड़ी विलन। मुझे दिखाने के लिए हंसते हंसते डोली चढ़ जाएगी। उसने टहलते हुए परेशानी से सोचा। भाई, अब निकलेगी सारी अकड़। नाइमा मुस्कुराकर उसे अजीब से एहसास की दुनिया में छोड़कर खिसक ली। ये एक दिन की कहानी ना थी, बरसों पुरानी बात थी। जब वो 12 साल का था, एक दिन क्रिकेट खेल कर वापस लौटा तो उसकी चाची रमला अस्पताल से गुलाबी कपड़े में लिपटी हुई गुड़िया सी परी को लेकर घर आई। सब उस मोम सी बच्ची को घेरे बैठ गए। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पट पट कर समर को देखा। वो उसका दीवाना हो गया। नसरीन की कोशिश के बावजूद सोने के लिए रमला के कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं हुआ। बस मारवी की बंद मुट्ठी को पकड़े बैठा रहा। उस वक्त उसकी दादी नूरजहां जिंदा थी, जिन्होंने पोते को यूं पोती पर फिदा होते देखा तो मजाक ही मजाक में मारवी को समर की बहू कहते हुए नसरीन की गोद में डाल दिया।
कमरे में ज़ोरदार कहका गूंज उठा। उसके बाद से ये बात बड़ों के लिए शायद इतनी अहम ना रही हो, मगर समर के लिए पत्थर पर लिखी तहरीर बन गई। बचपन गुजर गया और जवानी की चौखट पर कदम रखते हुए वो जब भी निगाह उठाकर मारवी को देखता तो मन में अपनेपन का एहसास जाग उठता। उन दोनों के बीच होने वाली तमाम लड़ाई झगड़ों के बावजूद उसने मारवी को कभी अपनी ज़िंदगी से माइनस नहीं समझा, बल्कि गुज़रते वक्त के साथ साथ वो प्लस होकर उसके वजूद का हिस्सा बनती चली गई। हालांकि वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता था उसके आसपास लड़कियां मंडराती रहती थीं, मगर वो अपना ताल्लुक़ हाय हलो से लेकर आगे नहीं गया। माँ की तरबियत और तबीयत की सादगी की वजह से ऐसी रंगीन महफिल उसे अच्छी नहीं लगती। उसे तो सिर्फ मारवी से मोहब्बत थी। बाकी की माहा, जूही, सोनिया और शाहिदा की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं थी। हाँ, इस बात का एहसास उसने कभी मारवी को होने नहीं दिया था, वरना वो सर पर चढ़ जाती। समर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, मगर अब नाइमा की बातें सुनकर जैसे अचानक सब कुछ लटपट होता महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल पहलू में ना हो रहा हो। वो ऐसा बेकरार पंछी बन गया जो बाजुओं में उड़ने की ताकत रखने के बावजूद खुले आसमान में उड़ नहीं पा रहा हो। मारवी, मैं अंदर आ जाऊं? नाइमा ने दरवाजे से मुंह अंदर डालकर सवाल किया। तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? वो अभी कॉलेज से लौटी थी। नहाकर तौलिए से बाल पोंछते हुए मुस्कुराई। मारवी के बाल कितने लंबे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला झरना। नाइमा की निगाहों में तारीफ उभरी। निम्मो, क्या सोच रही हो? उसने नाइमा का कंधा हिलाकर कहा। कुछ नहीं। उसने नहीं में सर हिलाया और जाकर कोने में रखी चेयर पर टिक गई। मैं समझी मैडम किसी खास मिशन पर आई हैं। मारवी ने बालों को झटकते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। ओह हाँ, ना ना ना। उसने फ़ौरन याद आया कि वो तो सचमुच बड़े अहम मिशन पर है। जल्दी से सर हिलाया। देखो, अगर पैसे उधार मांगने हैं तो सच में इस बार मेरी पॉकेट मनी पूरी की पूरी खर्च हो गई है, मारवी ने घबरा कर कहा। कंजूस ना बनो। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें भाभी बनाने का इरादा ही छोड़ दूं, मगर क्या करूं, भाई मर जाएंगे तुम्हारे बिना। नाइमा ने उसे दिल ही दिल में फटकारा। निम्मो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं रोज़ा तो नहीं लग रहा? मारवी ने उससे उसके निराले अंदाज पर माथा छूकर फिक्र से पूछा। वो असल में अचानक मिलने वाली खुशी ने मेरा ये हाल कर दिया है। नाइमा ने फ़ौरन बात बनाई। तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई जिसकी मुझे खबर नहीं? उसने बालों को ऊपर करके जूड़ा बांधकर पिन बॉल लगाना चाहिए। ईद के बाद भाई की मंगनी होने वाली है, वो चहकी। कौन से भाई की? मारवी एकदम उछल पड़ी। बॉल पिन हाथ से छूट गई। हाय समर भाई, और कौन? बाकी अरहम भाई और अंसर तो छोटे हैं। नाइमा ने उसकी बदलती रंगत को एंजॉय किया। सच बताओ। पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती चली गई। उसने दोबारा तस्दीक चाही। 100% सच, नाइमा ने बात जमा कर कही। कमाल है, इतनी बड़ी बात हो गई और घर में किसी को खबर ही नहीं। ताया अब्बा ने भी कभी बाबा से बात नहीं की। मारवी ने आंखें सुकेड़ कर उसे शक के अंदाज में घूरा। तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो और शुरू हो जाती हो। जाओ, मैं नहीं बताऊंगी कुछ। नाइमा अपना डर दूर करने के लिए उल्टा उस पर चढ़ दौड़ी। अच्छा प्यारी बहन, पूरी बात बता दो ना। उसने हाथ पकड़कर मिन्नत की। अच्छा, पहले प्रॉमिस करो। उसे झुकता देखकर वो जल्दी से जाल फैलाई। कैसा प्रॉमिस? मारवी की आंखों में उलझन के रंग उभरे। जब तक डैड खुद ओपन ना करें ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। नाइमा ने हाथ आगे बढ़ाया। ओके प्रॉमिस। अब बताओ लड़की कौन है? मारवी ने हाथ थाम कर बेचैनी से पूछा। वो भाई की कलीग है। मम्मी डैडी को बता रही थी तो मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। नाइमा ने मज़े से बताया और उसे सोच में घिरा देखकर उठ गई।
टाइम कम रह गया है, मंगनी में पहनने के लिए मेरे और अपने लिए अच्छे अच्छे सूट के डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो। वो बाहर निकलने से पहले उसे मुड़कर कहा, मगर मारवी ने कुछ जवाब ना दिया। गुलाबी होठ चबाती रही। एक समर पर दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती? मैं बिना वजह इस इंसान के लिए क्यों रो रही हूँ, जिसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। उसने आंखों में आए पानी को हथेली से पोंछने के बाद उदासी से सोचा,